सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत खास मौका है क्योंकि अब से कुछ देर के बाद नया साल आप सबके जीवन में प्रवेश करेगा। आज मैंने इस पूरे इलाके का दौरा किया और मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूं कि जिस जगह को शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था, वो जगह शिक्षा का सबसे बड़ा अवैध अड्डा बन चुकी है। यहां पर शिक्षा की बोली लगती है, यहां पर शिक्षा को बेचा जा रहा है। हर जगह बेईमानी है। कोचिंग सेंटर से बेईमानी शुरू होती है, बच्चे जहां खाना खाते हैं वहां बेईमानी होती है, पीजी वाला बेईमानी करता है, बिजली पानी का जो बिल देता है वो बेईमानी करता है। हर जगह बेईमानी ही बेईमानी है। अगर 1 घंटे के अंदर हमने इतनी सारी चीजें खोज कर निकाल ली तो यहाँ की पुलिस आज तक क्यों नहीं कर पाई? यहाँ का प्रशासन, यहाँ का एमसीडी, यहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई आपके सामने नहीं लाना चाहता। अब जरा पीजी देखिए, ये बच्चियां कैसी स्थिति में रहती हैं और कहां तैयारी करती हैं। आईएएस कैसे बनते हैं देखिए। अरे बाप रे। हाँ, आप यहां रहती हैं? आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पकड़ो आप। देखिए, अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं सर, टीचर्स तो पूरा दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। टीचर्स बोलते हैं एक हाथ की दूरी पे मोबाइल रखने की, हाथ की दूरी की जगह ही नहीं है सर। देखिए, इसमें पानी भर गया था। ये बेसमेंट में पीजी है। अब मैं जब यहाँ आया तो बदबू आ रही है यहाँ, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पानी है बारिश का वो यहाँ भर गया। तो पानी भरने के बाद क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये छोटा सा पीजी है, एक इसमें बिस्तर है, और आपको यहाँ मैं आपको बता सकता हूं, मुझे सांस नहीं आ रहा है। मैं ज्यादा देर तक यहाँ खड़े नहीं रह सकता क्योंकि सांस नहीं आ रहा है। ये इतना, ये 15,000 का है। मैं आपको दिखाता हूँ, बेसमेंट यहाँ इलीगल है, लेकिन बोर्ड के ऊपर अगर आप देखिए, वहां देखिए लिखा है शॉप्स, ऑफिसेज, बेसमेंट हाउसेज। यानी बेसमेंट यहाँ पर खुलेआम, आप उसमें लाइब्रेरी खोलिए, कोचिंग सेंटर खोलिए, पीजी खोलिए, कुछ भी आप कीजिए। आपको पुलिस को पैसा खिलाना है, एमसीडी वाले को पैसा खिलाना है, और आप दबा के अच्छी तरीके से यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। दिल्ली में एक जगह है विवेक विहार, और विवेक विहार में आपने देखा होगा हाल ही में एक बेबी केयर सेंटर में, एक हॉस्पिटल में आग लगी थी। उसी हॉस्पिटल के बाहर, या कह लीजिए कि इसे हॉस्पिटल कहना तो शायद बेईमानी होगी, ये अस्पताल नहीं है, ये एक शमशान है। और मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूं जहां पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी इसी अस्पताल में जलने के बाद मौत हो गई। कोई 1 दिन का था, कोई 1 हफ्ते का था, कोई 4 दिन का था। और मैं यहां पर क्यों आया हूं? दिल्ली में इस समय लगभग 47 डिग्री तापमान है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर इसलिए आया क्योंकि इस हादसे के बाद से जिस तरह का ध्यान और एक राष्ट्र की जिसको हम अटेंशन कहते हैं वो मिलना चाहिए था इस हादसे को, वो मिला नहीं। हमारे देश में आईपीएल चल रहा है, हमारे देश में चुनाव चल रहा है, नेताओं को वोट चाहिए, जनता को आईपीएल से मनोरंजन करना है, और इस दौरान इस पूरे शोर में यहां जो छोटे छोटे बच्चे जिंदा जल गए, उनकी चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही, उनके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। और यही कारण है कि आज मैं यहां पर आया ताकि देश के लोग समझ पाएं कि इतने छोटे छोटे बच्चे, 7 बच्चे, 6 बच्चे अगर जिंदा जल जाएं कहीं तो कितनी बड़ी बात होती है। देखिए, अब हम उस अस्पताल के पीछे वाली गली में आए हैं। अभी तो हम थे उसके सामने, उसके फ्रंट डोर पर, अब हम उसके पीछे आए हैं। और ये अस्पताल देखिए, इसको अस्पताल कहना तो बड़ा बेईमानी होगी। ये जो छोटा सा बेबी केयर सेंटर था, ये पीछे से ऐसा दिखता है। इतना छोटा सा ये मकान है, और यहां से ऊपर चढ़ने के बाद वो जो खिड़की जो टूटी हुई है, वहां से बच्चों को इन लोगों ने बचाया है जो इस समय हमारे साथ खड़े हुए हैं।
आप लोग ऊपर चढ़ के गए थे इसमें? बिल्कुल सर, यहाँ से 2 सीढ़ियाँ लगाई थी। हाँ। यहाँ से अंदर गए, अंदर से जो बच्चे हमें पकड़ाते थे हम बाहर पकड़ा देते, यहाँ से नीचे पकड़ाते थे, चैन बन गई। उसके बाद जैसे जोत खड़ा है, कोई और खड़ा है, विनय जी खड़ा है, ले गए बच्चे को। अंकित जी थे, अंदर से पकड़ाते तो आप यहीं से चढ़े थे? हाँ सर, पहले तो सीढ़ियाँ थी नहीं, तो हमने जाल पकड़ के चढ़ गए थे। तो क्या आप यहाँ से इससे यहाँ से इससे आपने इसको पकड़ा और फिर ऊपर चढ़ गए? हाँ जी, हमारे मेरे साथ 3 जने और थे। हाँ। तो हम लोग जाल पकड़े सीधा ऊपर चढ़ के यहाँ खड़े हो गए थे। यहाँ से इतना ज्यादा धुआं आ रहा था कि खड़ा नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। और हमारे में से एक बंदा चढ़ के अंदर चला गया और यहीं पे ही बेबी केयर सेंटर है, इसी में यहाँ पे 3-4 बच्चे रखे हुए थे। जैसे ही घुसा उसने अपने बच्चे पकड़ाना चालू कर दिया एकदम। और फिर मैंने अपने घर से सीढ़ी मंगा ली, मेरे घर पे 2 सीढ़ी रखी हुई थी, वो मैंने अपने मंगा ली, पापा से मंगा ली, चौकीदार को बोल दिया, एक सीढ़ी यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई। मैं यहाँ सीढ़ी पे खड़ा हो गया था, एक भाई यहाँ खड़ा था, वो हमें एक एक करके बच्चे पकड़ाते गए और हम नीचे देते चले गए। नीचे कोई मिला नहीं। तो जो पूरा रेस्क्यू हुआ है वो पीछे से इस गली में से हुआ है? यहीं से हुआ सर, यहीं से हुआ। आज हमारे देश में मुख्तार अंसारी की मौत पर एक बहस छिड़ी हुई है। बहुत सारे विपक्षी नेता मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा दुख जता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है बताता हूं आपको। उसे माननीय मुख्तार अंसारी कहा जा रहा है। कुछ लोग मुख्तार जी कहकर लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं श्री मुख्तार अंसारी जी, और उसे गरीबों का मसीहा बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत में मुख्तार अंसारी के जीवन को आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं, जिनमें एक तस्वीर में वो दंगों के दौरान खुली जीप में घूमकर लोगों को धमका रहा है, जनता में जा रहा है बंदूक लेकर और खुलेआम लोगों की हत्याएं करवा रहा है। दूसरी तस्वीर में वो खुद को दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का और अल्पसंख्यकों का मसीहा कहता था। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक अपराधी, एक डॉन जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जो बिना हथियार के बाहर नहीं निकलता था, और जब वो राजनीति में आता है तो वही डॉन दलितों का और गरीबों का मसीहा बन जाता है। ये 2 रूप हैं मुख्तार अंसारी के जो आज आप देख रहे हैं। एक रूप है अपराधी का और दूसरा है एक नेता का। एक जमाना ऐसा था कि इससे लोग इतना डरते थे कि इसके खिलाफ अगर मुकदमा हो भी जाए तो लोग गवाही देने के लिए अदालत तक पहुंचते नहीं थे, या तो पहले ही मार दिए जाते थे या उन्हें इतना डरा दिया जाता था कि पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। और वो ऐसे खुली जीप में हथियारों के साथ बाहर निकलता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज इसी माफिया की मौत पर विपक्ष के तमाम नेता मातम मना रहे हैं और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा दुख जताया है और कहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ न्याय नहीं हुआ है, यह तो बड़ा अन्याय हो गया। और ये सारे वही नेता हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे कुख्यात खतरनाक अपराधियों को मुसलमानों का पोस्टर बॉय बनाकर देश के सामने पेश किया। हमारे देश में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उसके बाद उसे डॉक्टर बनाते हैं, डॉक्टर बनने के बाद उनकी जो बेटी है वो अस्पताल में काम करने के लिए जाती है और बेटी की नाइट शिफ्ट लग जाती है। आप में से बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे, जब आपकी बेटियों की या आपके बच्चों की नाइट शिफ्ट लगती होगी तो आपको चिंता रहती होगी कि नाइट शिफ्ट थोड़ी खतरनाक शिफ्ट होती है, कुछ भी हो सकता है, आप थोड़ी चिंता तो करते ही हैं। और यहां भी यही हुआ, नाइट शिफ्ट लगी एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की, और ये नाइट शिफ्ट जो है, अब मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे इस नाइट शिफ्ट ने कोलकाता की एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की जान ले ली। कहने को तो ये महिला डॉक्टर अपने घर से यही कहकर निकली कि वो अपनी ड्यूटी पर जा रही है और आज नाइट शिफ्ट है, लेकिन नाइट शिफ्ट के दौरान जो कुछ हुआ वो आज आपको हैरान कर देगा। नाइट शिफ्ट के दौरान एक दरिंदा इस अस्पताल में आया, उसने पहले 31 साल की इस महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर बुरी तरह से उसका बलात्कार किया, और आज कोलकाता और पूरे भारत में डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हमारे देश के डॉक्टर्स अपने लिए ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया के लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन आज हमारे देश के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी जान कौन बचाएगा। ई रिक्शा के जिस माफिया से देश को मुक्ति दिलाने के लिए हमने मुहिम शुरू की है, उस मुहिम ने अब एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है और पिछले 24 घंटे में ही
आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं और सब लोगों का, मैं कुछ चिट्ठियां अपने साथ लाया भी हूं, सब लोगों का यही कहना है कि वो ई रिक्शा की मनमानी से परेशान हो चुके हैं। और हमारे दर्शक लिखते हैं कि उनके शहर में ज्यादातर सड़कों को ई रिक्शा ने घेर लिया है। हमें झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली से बहुत सारे दर्शकों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वो ई रिक्शा के इस माफिया से परेशान हैं, जो उनसे उनके हिस्से की सड़कों को छीन रहा है और उन गरीबों का भी शोषण कर रहा है जो किराए पर इन ई रिक्शाज को चलाते हैं। और हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी ये मुहिम गरीब ई रिक्शा चालकों के खिलाफ नहीं है, ये स्पष्ट करना आवश्यक है। गरीब ई रिक्शा चालकों के खिलाफ हमारी मुहिम नहीं है, बल्कि ये मुहिम अवैध ई रिक्शा माफिया के खिलाफ है, जो इन गरीबों का खून चूस रहा है और जो अपने मुनाफे के लिए आपके हिस्से की सड़कों को भी निगल रहा है। अब ऐसा लगता है कि हमारे देश में नकली दूध और नकली घी की नदियां बह रही हैं और ये नकली घी दूध इस नदी में तैरते हुए अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद तक पहुंच गया है। विडंबना यह है कि भारत में औसतन हर 20 दिनों में कहीं ना कहीं नकली और मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं नकली घी पकड़ा जाता है। हर 20 दिन में देश के किसी ना किसी हिस्से में बड़ी मात्रा में नकली घी पकड़ा जाता है और यह घी आपके घरों की रसोई में भी अपनी जड़ें जमाकर बैठ चुका है। बस फर्क इतना है कि आपको या तो पता नहीं है और या आप इसे नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं और कभी भी किसी को भी इस बात से कोई परेशानी हुई ही नहीं, बल्कि ये सब जानते हैं हमारे देश में कि हमारे यहां नकली दूध मिलता है और नकली घी मिलता है। उससे जो मिठाइयां बनाई जाती हैं वो भी उसी प्रकार की होंगी, यानी वो भी नकली है। लेकिन जैसे ही ये नकली घी मंदिर के प्रसाद में पहुंचा तो ये भारत की आज की सबसे बड़ी खबर बन गई और अब घर घर में इस घी वाले घोटाले की चर्चा हो रही है। FSSAI की टीम उस रिपोर्ट की अब जांच करेगी जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनने वाले लड्डुओं के घी में सूअर की चर्बी थी, बीफ का फैट था और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ था।